मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के संदर्भ में गणित विषय का चैप्टर 3 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है का थ्योरी लेके आया हूँ। और इस थ्योरी के बाद एक ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो आएगा और एक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का वीडियो होगा, जिससे इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट थ्योरी में क्लियर होगा और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाकर उससे प्रैक्टिस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये टॉपिक का आपका नाम है, चैप्टर का नाम है दो चर। यहाँ पे क्या है, दो चर आपका वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये छोटे छोटे वर्ड है, जिसको ढंग से समझ लेंगे तो आपको क्लियर। यानी दो चर है, यहाँ पे वेरिएबल। इसके पहले वाले चैप्टर जो बहुपद था उसमें हम पढ़े थे कि एक चर है, एक चर वाले बहुपद कहीं कई घात वाला पढ़ते हैं। एक कि अगर नियत बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो वहाँ क्या था, चर एक था, ए एक्स स्क्वायर। आप वहाँ पे क्या पढ़े थे, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी यहाँ पे सभी जितने भी बहुपद वहाँ पढ़ा गया था, वो सभी बहुपद का चर क्या था, एक चर था, यानी एक्स, सिर्फ एक्स, यानी एक चर था। एक चर में ये बहुपद होते, यहाँ पे क्या पढ़ना है, दो चर, यानी इक्वेशन में दो चर वाले रैखिक। किंतु यहाँ पे सिर्फ रैखिक पढ़ना है। यहाँ पे क्या था, ये था रैखिक, ये द्विघात था, ये त्रिघात था। तो यहाँ द्विघात त्रिघात नहीं, यहाँ सिर्फ रैखिक पढ़ना है, रैखिक समीकरण। यानी इस टाइप का होगा, जैसे ऐसे हो सकता है ए एक्स बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये रैखिक है। और रैखिक में क्या है, इसमें एक चर था, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है दो चर, यानी दो चर हो, यानी एक्स है तो वाई भी हो एक वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए एक चर एक्स और यहाँ पे वाई, एक चर एक्स और दूसरा चर वाई, यानी दो चर है। दो चर वाले रैखिक है, रैखिक है क्योंकि इसमें चर का घात, अधिकतम घात क्या है, वन है, वन है, यानी ये रैखिक हुआ और ये समीकरण हुआ। और युग्म आप आगे बताएंगे, अगर यही दो हो जाए, अगर ए एक्स बी वाई सी है, अगर पी एक्स क्यू वाई आर हो जाए, तो ए एक इक्वेशन ए, एक दो इक्वेशन दो, दूसरा समीकरण है, यानी एक समीकरण दो समीकरण मिलके युग्म बनाता है, इसी को बोलेंगे समीकरण। यानी ये समीकरण है, ये समीकरण है, दोनों मिलके समीकरण युग्म बनाया, यानी पेयर बनाया। पेयर बनाया तो समीकरण युग्म कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, दो चर, यानी दो चर होना चाहिए, यानी एक्स और वाई होगा। रैखिक पढ़ना है, यानी घात वन होगा, यानी घात दो और घात तीन, यहाँ ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर जो टॉपिक का चैप्टर का नाम है वो क्लियर हो गया। दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो वेरिएबल होगा, एक्स होगा और वाई होगा, इसमें रैखिक समीकरण होगा। यानी रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब चर का अधिकतम घात वन होगा, टू और थ्री वाला नहीं होगा। और समीकरण है और युग्म है, यानी एक से अधिक समीकरण होगा, दो 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 मिनिमम दो समीकरण होगा तो युग्म बनेगा, तो दो समीकरण होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो समीकरण है, समीकरण, समीकरण यानी इक्वेशन, एक कथन स्टेटमेंट होता है जहां एक या अधिक चर वाले दो गणितीय व्यंजक बराबर इक्वल होते हैं। यानी समीकरण क्या होगा, कई बार आपको पढ़े होंगे कि समीकरण, इक्वेशन, ये क्या है, ये क्या है, ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो कर दिया, तो ए इक्वेशन है, यानी इसमें एक चर में इक्वेशन है। वहीं अगर हम करें बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, यानी दूसरा इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या है, यानी समीकरण क्या है, एक कथन होता है जहां एक या अधिक चर, यहाँ पे एक है तो दो चर वाला भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, यानी यहाँ पे एक चर है, इस दोनों में एक चर में है, ये दो चर में है, यहाँ पे एक चर, यहाँ पे दो चर, यानी एक या अधिक चर वाले दो, दो गणितीय व्यंजक बराबर होते हैं। दो गणितीय व्यंजक बराबर होंगे कैसे, ये देखिए, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है ए एक्स प्लस
पी वाई प्लस सी, और दूसरा दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर। अगर दो, एक क्या है, ये आपका एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, दो चर वाला बहुपद है। जब हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, अगर दोनों को इक्वल में, अगर इक्वल साइन के साथ लगा देते हैं तो इसी को बोलते हैं समीकरण। यानी ये देखिए इधर कुछ नहीं है तो ये क्या है, बहुपद है, दो चर वाला बहुपद है। लेकिन अगर हम इसके बाद इक्वल में जीरो भी दे देते हैं, यानी ये पूरा बहुपद जीरो के बराबर है, यानी बराबर का साइन आ गया, यानी ये समीकरण हो गया। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि 5 पेंसिल का दाम और 6 बुक का दाम, छोटा बीमा, 6 बुक का दाम 10 रुपया है। 5 ई पेंसिल बोल रहा है और ये बुक यानी किताब बोल रहा है। 5 पेंसिल का दाम और 6 बुक का दाम 10 रुपया है। 10 रुपया नहीं हो सकता, मान लीजिए 100 रुपया। तो अगर हमको सिर्फ ये रहेगा 5 पेंसिल प्लस 6 बुक, ये क्या है, एक बहुपद में है। लेकिन जब इसके बराबर अगर कुछ भी लिख देते हैं तो एक समीकरण बताता है। तो ये बोला समीकरण एक कथन होता है जहां एक या अधिक चर वाले दो गणितीय व्यंजक बराबर होते हैं, दो गणितीय व्यंजक बराबर का साइन होगा, यानी समीकरण में हमेशा बराबर का साइन होगा। जैसे अगर 5x प्लस 6y प्लस 8, ये क्या है, दो चर में बहुपद है, ये अभी तक बहुपद है। अगर जैसे ही अगर हम बराबर का साइन दे देते हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू कुछ भी, 2 दे दे, 4 दे दे, 0 दे दे, कुछ भी, तो ये क्या हो जाता है, इस समीकरण हो जाता है। यानी क्या समझे कि अगर इक्वल के बाद कुछ भी है, यानी इक्वल साइन होना होगा समीकरण के लिए। अगर इक्वल नहीं है तो बहुपद होगा, और अगर इक्वल के साथ अगर है कुछ भी, इधर है, इधर 2 4 ही नहीं, मानिए इधर ए भी रहे, इधर 8x प्लस वाई इजकल टू 10, ये भी है, यानी इक्वल का साइन आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है समीकरण। समीकरण तभी होगा जब इक्वल का साइन। वही बोल रहा है समीकरण एक कथन होता है जहां एक या अधिक चर वाले दो गणित बराबर होते हैं। देखिए अब कुछ बेसिक डिफिनेशन है उसको देख लीजिए। रैखिक यानी लीनियर समीकरण, लीनियर। देखिए अब पिछले बहुपद वाले क्लास में देखिए क्या पढ़े थे आप, पढ़े थे वहां रैखिक, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ए एक्स प्लस बी पढ़े थे एक चर में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े थे, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी पढ़े थे। ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पढ़े। यहाँ रैखिक समीकरण आपने क्या पढ़ा, जब बहुपद को बराबर अगर दे देते हैं कुछ भी, यानी जीरो भी दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। तो रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे, जो रैखिक बहुपद हो यानी पावर 1 हो। यानी ये क्या हुआ, रैखिक समीकरण हुआ, ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण हुआ, ये क्या हुआ, त्रिघात समीकरण हुआ। यानी बहुपद, जब बहुपद को इक्वल कुछ भी असाइन कर देते हैं, यानी दे देते हैं, जीरो हो या कोई व्यंजक ही हो या कोई अचर संख्या हो, तो समीकरण हो जाता है। और जब उस समीकरण में चर का अधिकतम पावर 1 हो, फिर रैखिक बोलते हैं, रैखिक ऐसे समीकरण जिनमें शामिल सभी चर, सभी चर मतलब यहाँ तक देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो इसमें सिर्फ एक चर है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो, इसमें देखिए दो चर है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पी प्लस डी ई डी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना चर है, 1 2 3 4, यानी 4 चर है। यानी जितना भी चर होगा उस सबका पावर क्या होगा, 1। यहाँ भी देखिए 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यानी सबका पावर 1 होना चाहिए। इसी को रैखिक समीकरण बोलते हैं। दो चर में एक रैखिक समीकरण का समान रूप, समान रूप यानी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म
जनरल फॉर्म, समान रूप बोलिए या व्यापक व्यापक रूप, दोनों इक्वल चीज है। दो चरों में रैखिक समीकरण का सामान्य रूप में पढ़ना है, यानी जनरल फॉर्म पढ़ना है। देखिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देखिए अभी हमने पिछले में क्या पढ़ा था कि रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद ये था ए एक्स प्लस बी, ये था रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जब ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाता था तो क्या हो जाता था, ये रैखिक समीकरण हो जाता था, रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण हो गया। तो यहाँ पे एक चर है, लेकिन ये दो चर कब होगा, तो देखिए दो चर कब हो, अगर यहीं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रहे तो ये दो चर में रैखिक बहुपद। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो दो चर में रैखिक समीकरण। तो बोल रहा है दो चरों में रैखिक समीकरण का समान रूप क्या है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 इसका जनरल फॉर्म है, यानी सामान्य रूप। यानी दो चर, ये दो चर है, रैखिक समीकरण यानी घात 1 होना चाहिए जितना भी चर। अभी रैखिक समीकरण का डिफिनेशन पढ़े थे कि जिस शामिल सभी चरों का घात 1 होना चाहिए। ए एक्स के पावर भाई 1 है, यह समान रूप है आपका रैखिक समीकरण। तो जहां ए और बी क्या है, एक साथ शून्य नहीं हो सकता है। देखिए अब अगर ये जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, अगर एक साथ ए और बी 0 हो जाए, अगर ए 0 हो जाए तो ए 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक चर रह गया, जबकि यहाँ पे दो चर का रैखिक समीकरण था, यहाँ पे एक चर का रैखिक समीकरण हो गया। अगर बी 0 हो जाए तो ए भी 0 और बी भी 0 तो ए भी 0 बराबर सी इजकल टू 0, यानी सी बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक कांस्टेंट का हो गया, यानी दो चर का रहा ही नहीं। दो चर रैखिक समीकरण होने के लिए ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, तो दो चर नहीं रहेगा। जैसे ही ये 0 यानी ये कैंसिल, एक चर बच गया तो दो चर बोलेंगे नहीं, जहां ए और बी एक साथ शून्य। एक्स वाई चर है, एक्स वाई देखिए ना, एक्स और वाई क्या है, चर है तथा ए बी सी वास्तविक संख्या है, यानी ए गुणांक, जो ए गुणांक बी गुणांक और सी, ए बी सी क्या है, ये आपका वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा, जो चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है। आप चैप्टर 1 भी यहाँ प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं रियल नंबर के बारे में, और वहाँ से कंसेप्ट काफ़ी डिटेल पढ़ाया गया है, रियल नंबर क्या होता है और कैसे कैसे वो वर्क करता है। तो ये वास्तविक संख्या, ठीक। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण का हल। अब देखिए रैखिक दो चर में रैखिक समीकरण का जनरल रूप क्या पढ़े थे, ए एक्स बी वाई प्लस सी, दो चर यानी दो चर, रैखिक समीकरण यानी पावर 1 रैखिक समीकरण। और समीकरण कब, जब इक्वल के बराबर भी, बराबर के एक साइड में कुछ होना चाहिए, 0 हो या कुछ भी हो तो एक समीकरण हो गया, यानी दो चर है एक्स वाई, ठीक है, रैखिक समीकरण है का हल देखना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई है दो चर, एक्स और वाई चर है, हम दूसरा चर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एन प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ भी देखिए एक चर है दूसरा चर है, यहाँ पे एम और एन ये चर है। आप पी क्यू भी लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे पी चर है और क्यू चर है, तो यहाँ पे चर क्या है, पी है क्यू है, यानी चर आपका बदल सकता है, लेकिन हम व्यापक रूप में एक्स वाई मान लेते हैं, तो व्यापक रूप में एक्स वाई की जगह पी क्यू भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, आर एस भी हो सकता है, एल एम कुछ भी हो सकता है, जो आप चार, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यानी, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखिए समीकरण का हल, तो ये जो समीकरण हुआ ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक नंबर्स में देखते हैं, मान लीजिए 5x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये एक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण, यानी दो चर है दो चर हो गया, पावर 1 है तो रैखिक हो गया, और ये बराबर के बाद भी कुछ है यानी 0 है, यानी समीकरण हो गया, यानी दो चर में रैखिक समीकरण हुआ। इसका हल देखना है, तो हल क्या होगा, यहाँ x और y है तो एक्स वाई का ही वैल्यू निकलेगा। तो मान लीजिए कि अगर हम एक्स का वैल्यू 0 डालते हैं,
अगर x बराबर 0 इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 5 गुना 0 प्लस 2y प्लस 1 इजकल टू 0। ये हो गया 0, इधर बचा 2y प्लस 1 इजकल टू 0। अब इधर हुआ 2y, ये 1 है, उधर जाएगा तो -1, तो y इज इक्वल टू -1/2। यानी जब x बराबर 0 डाल रहे हैं इक्वेशन में तो y बराबर क्या निकल रहा है, -1/2 निकल रहा है। यानी एक ये सोल्यूशन हुआ, यानी हल हुआ इसका। तो x बराबर, तो लिखिए कि x बराबर 0 डाल रहे हैं तो y बराबर क्या निकल रहा है कि -1/2। अब ठीक है, अब मानिए y बराबर आप 0 डालिए, y बराबर 0, तो ये 5x रहेगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इजकल टू 0। अब ये 5x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 इजकल टू 0। अब 5x, ये तो 0 है, ये 1 को उधर ले जाइए तो -1, और x -1 ये 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर 5। यानी क्या हुआ कि y 0 हो रहा है तो x बराबर क्या हो रहा है, -1/5। दो वैल्यू निकला। फिर मानिए कि x बराबर 1 है, तो 1 है तो 5 इंटू 1 प्लस 2y प्लस 1 इजकल टू 0। यानी ये हुआ 5 प्लस 2y प्लस 1 इजकल टू 0। यानी 5 है, 1 है तो 6 प्लस 2y इजकल टू 0। यानी 6 है, उधर जाएगा तो -6 होगा, यानी 2y इजकल टू -6। यानी y इजकल टू -6/2, इसको काटेंगे 3 मरतबे, यानी इजकल टू -3, यानी y बराबर -3। जब x बराबर 1 रख रहे हैं तो y इजकल टू आ रहा है -3। फिर अगर कोई दूसरा वैल्यू डाल रहे हैं, मानिए कि y इजकल टू 1 डाल दिया, तो 5x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इजकल टू 0। 5x प्लस 2 प्लस 1 इजकल टू 0, यानी 5x प्लस 3 इजकल टू 0। यानी x, यानी 3 जाएगा तो -3, और 5 इंटू है तो 5, यानी x इजकल टू -3/2। यानी जब x आ रहा है -3/5, जब y आ रहा है आपका 1। देख रहे हैं, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, यानी जो हम डालते जा रहे हैं कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है। यानी एक वास्तविक संख्या इसमें डाल रहे हैं तो दूसरा एक वास्तविक संख्या आ रहा है। अभी 4 डाले तो 4 आया, 5 डालेंगे तो 5वां आएगा, कुछ और डालेंगे कुछ होगा, यानी कई, यानी अनगिनत, यानी अनगिनत इसका हल हो सकता है। दो चर में रैखिक समीकरण हल, यानी ये जो समीकरण है 5x प्लस 2y प्लस 1, यानी एक दो चर में रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि दो चर है, x y दो चर है, पावर 1 है, यानी रैखिक हो गया, और इक्वल के बाद 0 है, यानी इक्वल है, यानी समीकरण हो गया। दो चर में रैखिक समीकरण का हल अनगिनत हो सकता, अनगिनत होंगे, कोई लिमिटेशन है, 2 4 5 नहीं, अनगिनत हो सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लिया अनगिनत। अब कुछ देखिए, तो क्या हुआ है, अनगिनत साल है, तो देखिए 2 पॉइंट है, आप इसको रिमेंबर कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अनगिनत हल, दो चर है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनगिनत होता है। अनगिनत, अनगिनत होगा, कब अनगिनत होगा, जब वास्तविक संख्या उसका समुच्च हो। वास्तविक, अभी क्या देखा था, x बराबर कुछ डाल रहे हैं, y बराबर कुछ डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल रहा है। यानी अनगिनत सॉल्यूशन कब होगा, जब हम वास्तविक संख्या उसमें डाल रहे होंगे। यानी वास्तविक संख्या, कुछ भी वास्तविक संख्या क्या होता है, बेसिक क्लास में हमने चैप्टर 1 में मैथ में पढ़ाया है। अगर जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाकर देख, वहाँ पे बहुत ही बेसिक से और बहुत ही देखेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्या का समुच्च, और इस समुच्च के बारे में ही बताया गया, समुच्च क्या होता है, कैसे होता है, और वास्तविक संख्या क्या, कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्च वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या अगर इसमें डालेंगे तो अनगिनत हल होगा, लेकिन जब वास्तविक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या डालेंगे, प्राकृतिक संख्या, जब हम प्राकृतिक संख्या डालेंगे तो हमारा सीमित होगा, सीमित हल होगा। कब? जब हम प्राकृतिक संख्या डालेंगे, प्राकृतिक संख्या, समझे? तो वहीं लिखा हुआ है सीमित हल कब होगा, जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च डालेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे क्या लिए थे, 5x प्लस 2y प्लस 1 इजकल टू 0, अगर इसमें हम वैल्यू अगर वास्तविक संख्या डाल रहे हैं
वास्तविक संख्या का समुच्चय डालना है तो सॉल्यूशन यानी हल क्या होगा, अनगिनत होगा, यानी अनगिनत चलता रहेगा, कोई लिमिटेशन। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या सिर्फ डालें, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो प्राकृतिक संख्या जब डालेंगे तो हल क्या होगा, सीमित होगा, यानी कुछ सीमित हो जाएगा, ये नहीं कि बहुत अनगिनत होगा। क्यों, देखिए क्यों है ये, देखिए ये चीज समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या का नंबर लाइन में दिखाए थे, ये 0 है तो 1 है, तो ये 2 है, तो ये 3 है, ऐसे ऐसे। तो देखिए ये क्या है, जो ये 1 और 2 ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक है और ये भी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसके बीच का जो संख्या, कई संख्या हो सकता है, 1.1 1.2 1.25 1.33 समथिंग, बहुत अनगिनत संख्या हो सकता है, अनगिनत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जब डालेंगे तो हम तो सिर्फ 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, बीच का तो संख्या प्राकृतिक होता नहीं है, 3 प्राकृतिक होगा, लेकिन बीच में कितना अनगिनत वास्तविक संख्या है। तो जब हम वास्तविक संख्या डालेंगे तो 1 भी डालेंगे, 2 भी डालेंगे, इसके अंदर भी 1.1 डालेंगे, 1.2 डालेंगे, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, 1.55 होगा, 1.6 होगा, 1.66 1.67 अनगिनत। यानी वास्तविक संख्या जब लेंगे तो हमारा अनगिनत निकलेगा हल, लेकिन जब प्राकृतिक संख्या निकलेंगे तो देखिए ना, 2 लेंगे तो 2 हल ही निकलेगा, जबकि बीच का तो संख्या लेना नहीं है, तो 2 तो सीमित हो गया ना। जब वास्तविक ले रहे हैं तो कई अनगिनत निकलेगा, लेकिन जब प्राकृतिक ले रहे हैं तो 2 ही हल हमारा निकलेगा, यानी सीमित हुआ। वही बोल रहा है, अनगिनत हल होंगे जब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और सीमित हल होंगे जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि यदि इतना और इतना का हल इतना हो तो एच और के का मान बताइए। अभी हमने हल देखा कि हल क्या होता है, रैखिक समीकरण का हल, तो अनगिनत हल होगा जब वास्तविक संख्या का समुच्चय, और सीमित हल होगा जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो देखिए वही हल पूछ रहा है, यानी ये, तो मेरा इक्वेशन देखिए क्या हुआ है, हल 2x प्लस के वाई बराबर 3, यानी इधर ले लीजिए -3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। एक है x माइनस एच वाई माइनस इधर ले लीजिए 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन ये हो गया। बेसिक से देखिए क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, 2 चर है, पावर 1 है यानी रैखिक है, इक्वल साइन है यानी समीकरण है, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक। उसी तरह यहाँ देखिए x है y है, 2 चर हो गया, पावर 1 है, 2 चर का रैखिक हो गया, और इक्वल का साइन है, 0 है, कुछ भी है, तो a हो गया 2 चरों का रैखिक समीकरण। दोनों दिया हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक, 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब देखिए तो हल पूछ रहा है, तो हल दे रखा है। अभी हमने क्या बताया, जब 5x प्लस 2y प्लस 1 था, तो x का वैल्यू डाल रहे थे तो y का वैल्यू कुछ कुछ निकल रहा था, यहाँ y डाल रहे थे तो x निकल रहा था, यानी कुछ डालने, एक का मान 2 चर है, एक चर का डालेंगे तो दूसरा चर का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, इसका डालेंगे तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, y बराबर निकलेगा, इसमें x y डालेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। वहीं देखिए बोल रहा है कि यदि और इतना का हल x बराबर 1 y, तो मेरा हल दिया हुआ है, मेरा 2x प्लस के वाई माइनस 3 इजकल टू 0, और x माइनस एच वाई माइनस 2 इजकल टू 0। हल दिया हुआ है क्या, x बराबर 1 और y बराबर 3 का हल है। तो क्या करेंगे, एक एक बार दोनों इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन यानी एक समीकरण है, एक समीकरण एक है, तो समीकरण एक में x बराबर 1 y बराबर 3 रखने पर, क्या करेंगे, रखने पर, यानी जो मेरा हल है, यानी x बराबर 1 y बराबर 3, यानी हल क्या होता है, किसी भी इक्वेशन यानी समीकरण का हल उस वैल्यू को डालेंगे तो वो प्रूफ करेगा, यानी सत्यापित करेगा, यानी ये वैल्यू डालेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, यानी संतुष्ट करेगा इसको। तो x बराबर 1 डालिए तो क्या है 2, x है तो 1 प्लस के, y बराबर क्या डालना है 3, तो 3 गुना में -3 इक्वल टू, अब देखिए 2 गुना 2
प्लस के गुना 3 यानी 3k माइनस 3 इजकल टू 0। अब देखिए 2 है और माइनस 3 है, तो 2 में से माइनस 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे या ऐसे लिखिए, या 3k को पहले एक जगह लिख दीजिए, 2 है माइनस 3 है। अब 3k को रहने दीजिए, 2 माइनस 1 है, माइनस 3 माइनस 1 होगा, क्योंकि माइनस 3 में से 2 जाएगा तो माइनस 1। अब देखिए 3k इजकल टू, एक को उधर ले जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और k इजकल टू 1/3, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर आके भागा में आएगा, यानी k बराबर 1/3 हुआ। तो वहीं h और k का वैल्यू निकालना था। पहला इक्वेशन में इसका जो हल था वो पहला समीकरण में डालें तो हमने k बराबर आपका आ गया 1/3, k बराबर 1/3। अब देखिए अब क्या करना है, दूसरा में डालना है। अब डालिए दूसरा समीकरण में इसको डालने पे, ठीक। तो ये देखिए अब समीकरण 2 में x बराबर 1 y बराबर 3 रखने पर तो क्या होगा, दूसरा समीकरण क्या है, ए x बराबर क्या डालना है 1, h y बराबर क्या डालना है 3 माइनस 2 इजकल टू, अभी 1 माइनस 3 गुना h यानी 3h, और ये माइनस 2 इजकल टू 0। अब देखिए 1 है तो इसको और इसको एक जगह लिख लीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 3 h बराबर 0। तो 1 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 माइनस 3h इजकल टू 0। अब देखिए माइनस 1 है माइनस 3 है, अब किसी एक को उस साइड भेजिए, तो उस साइड भेजिएगा तो मान लीजिए माइनस 1 को इधर रहने देते हैं, माइनस 3h को उधर लेते हैं तो 3h हो जाएगा। h बराबर क्या होगा, इधर गुना में है तो इधर भागा में आएगा, यानी 3 आएगा, h बराबर 1/3, यानी मेरा h बराबर निकला माइनस 1/3। एच और के का वैल्यू क्या निकला, के बराबर 1/3, एच बराबर माइनस 1/3 इसका वैल्यू निकला। यानी किसी भी समीकरण का हल दिया हुआ है, दो चर का समीकरण है और दो चरों का मान दिया हुआ है, तो वो मान उसमें डालेंगे, यानी वो वैल्यू उसमें डालते हैं वाई का, तो समीकरण होगा सेटिस्फाई करेगा। तो दिया हुआ था कि मेरा एक्स और वाई इसका हल है, यानी इसमें डालने पे भाई उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हमने सेटिस्फाई कराया और एच और के का हमने वैल्यू निकाला। देखिए अब दो चर में रैखिक समीकरणों का युग्म, अब पढ़ना है युग्म। तो देख लिए थे दो चर यानी एक्स वाई, रैखिक समीकरण यानी घात 1, सभी चर का घात 1, और युग्म यानी दो पेयर में। तो दो समान चर वाले दो रैखिक समीकरणों का दो चरों वाले समीकरणों के युग्म के रूप में जाना जाता है। यानी देखिए अभी क्या पढ़े थे आप यही पढ़े थे ना कि दो चर में रैखिक समीकरण कैसे लिखेंगे। तो दो चर यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये क्या था, एक चर दूसरा चर उसके पावर 1 उसके पावर 1 यानी घात 1 है, यानी दो चर में रैखिक समीकरण। अब इसका पेयर बनाना है यानी युग्म बनाना है। युग्म बनाना है तो क्या, अगर दूसरा लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, अब एक अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों सेम तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर देंगे a1 b1 c1, a2 b2, तो अलग अलग हो गया इक्वेशन, क्योंकि ए का कुछ और वैल्यू होगा, a2 का एक कुछ और वैल्यू होगा। तो जनरल जो व्यापक फॉर्म हमने पढ़ा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो सी इक्वल टू 0, जो जनरल इक्वेशन यानी व्यापक समीकरण का व्यापक रूप था, इसी को हम a1 a2 करेंगे तो पेयर में मिलेगा और हमारा ये युग्म बन जाएगा। यानी a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल, ये दोनों क्या हुआ, युग्म है किसका, समीकरण का। तो दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म है, हमेशा ये आपका व्यापक रूप है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। जहां देखिए a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, यानी नंबर लाइन पे आने वाले सभी संख्याएं हो सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिए समीकरण युग्म का हल, तो आपने क्या पढ़ा था, 5x प्लस 2y प्लस 1 इजकल टू 0, दो चर में एक रैखिक समीकरण था, तो इसका हल आपने पढ़ा था x बराबर समथिंग और y बराबर समथिंग डाल के निकलता था। अब यहाँ युग्म का हल देखना है,
इस समीकरण युग्म यानी 5x प्लस 2y प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी क्या हुआ, दो समीकरण हुआ, तो दो समीकरण यानी युग्म हो गया। अब इस दोनों का हल क्या होगा, तो अभी तक क्या आपने देखा था कि एक समीकरण का हल यानी x बराबर 0 आ रहा है, तो y बराबर -1/2 आ रहा था, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा था। एक समीकरण था, तो अगर दोनों समीकरण का हल करेंगे तो वैसा हल होगा, हल जो भी आएगा x बराबर समथिंग और y बराबर समथिंग कुछ भी, तो ये जो हल होगा ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तभी हम समीकरण युग्म का हल बोलेंगे। यानी एक रैखिक समीकरण है दो चर में, अगर उसका सिर्फ हल निकालना है तो उसी को सेटिस्फाई करेगा, जबकि युग्म होगा तो वो वही हल माना जाएगा जब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि आपका a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा, तब आपका ये हो। जैसे ये देखिए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी x बराबर कुछ भी और y बराबर कुछ भी, ठीक वही कर रहा है। x और y के मानों का युग्म जो दिए गए समीकरण तंत्र यानी सिस्टम में दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है यानी सेटिस्फाई करता है, समीकरणों को सेटिस्फाई करता है, ठीक हो, तो युग्म का हल कहलाता है यानी कहा जाता है। ठीक, कुछ और देखेंगे हल तो वहां आपको क्लियर। अब देखिए समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल यानी समीकरण युग्म का हल का क्या है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी समीकरण युग्म है। इसका हल, हल कैसे निकालेंगे, हल क्या होगा, वह संख्या होगा x और y का जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो संतुष्ट करेगा। समीकरण युग्म का हल करने का दो मेथड है, पहला ग्राफीय मेथड और दूसरा बीज गणितीय मेथड। ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, बीज गणितीय मेथड। देखिए दोनों से इक्वेशन आता है, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा, यानी लॉन्ग लॉन्ग आंसर में आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव में आपका 2 मार्क्स का बनेगा। इससे जब भी ग्राफीय विधि से अगर पूछेगा तो 5 में से 5 मार्क्स का, इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का पूछे जाएंगे बीजगणित, इससे बीजगणित से भी 5 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाएगा, लेकिन इससे हमेशा आएगा तो 5 मार्क्स। तो देखिए पहले ग्राफीय विधि से यहाँ पे जो ये बना हुआ देख लीजिए, ग्राफीय विधि, दोनों समीकरणों को ग्राफ पे प्लॉट करना है। यानी ग्राफीय विधि में क्या करेंगे, ग्राफीय विधि में मान लीजिए कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 5x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण युग्म हो गया। इसका हल निकालने के लिए बोलेगा, हल निकालने के लिए हम क्या मेथड कर सकते, दो मेथड मेरे पास है, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि या अलजेब्रिक मेथड या गणितीय मेथड। तो ग्राफीय विधि से जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि दो इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है दो चर में, इस दोनों समीकरण को ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे, तो दोनों समीकरणों का ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी मान लीजिए दो ग्राफ है, जैसे ए ग्राफ है, मानिए एक ग्राफ ऐसे आ रहा है एक लाइन और एक लाइन ऐसे जा रहा है, यानी जो प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे कटिंग पॉइंट, यही इसका आपका सोल्यूशन देगा। रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करें, यानी हमको ये ज्ञात करना होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु ही हल होता है। दो चर में दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद उसका कटिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त करना है, और जहां प्रतिच्छेदन हल होगा। ठीक, तो ये बताएंगे हम आपको भी समझाएंगे के साथ, तो और क्लियर है। बस ये देखना है कि दिया हुआ समीकरण को ग्राफ पे प्लॉट करने कटिंग पॉइंट प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु समीकरण युग्म का हल होगा। दूसरा देखिए बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक मेथड, इसमें 3 मेथड पढ़ना है आपको बेसिकली, जहां से क्वेश्चन आता है। प्रतिस्थापन विधि,
यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इसमें नाम से ही क्लियर है, प्रतिस्थापन, यानी किसी को स्थापित करते होंगे, यानी किसी को हटा के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी को हटा के देते हैं। बताएंगे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे देखिए ये दोनों इक्वेशन है, अब मानिए इसमें एक्स वाई है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या एक्स वाई के टर्म में आएगा, और वो वाई के टर्म में इसमें एक्स में डाल देंगे, तो सिर्फ वाई में इक्वेशन, सिर्फ वाई में इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगा। देख उसके बाद एक विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में करते हैं कि मानिए कि एक्स वाई दो है, एक्स वाई दो है, किसी एक को काट देंगे, एक को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, सिर्फ एक्स में बचेगा, एक्स में बचेगा तो सॉल्व कर लेंगे। एक होता है ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा। ठीक, तो समीकरण युग्म हल करने का दो मेथड, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिक विधि में आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, और बीजगणितीय मेथड में तीन आपको दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन। एक एक करके सबको देखेंगे। देखिए कुछ विशेष समीकरणों के लेखाचित्र या ग्राफ देख लीजिए। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि यहाँ पे जरूरी पड़ेगा। ये जीरो है, ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, यानी इस पे सिर्फ एक्स का पॉइंट होगा, 1 2 3, इस पे वाई का होगा, इधर जीरो से ऊपर पॉजिटिव, जीरो से नीचे निगेटिव, जीरो से इधर पॉजिटिव, जीरो से इधर निगेटिव। कुछ विशेष समीकरणों के लेखा चित्र यानी ग्राफ देखना है, तो देखिए ई एक्स है, ये पूरा लाइन एक्स है, तो पूरे लाइन पे एक्स पे ना, जैसे ये देखिए ये जीरो है तो 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इधर भी होगा वैसे ही, ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, उधर उसी तरह इधर भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी तरह इधर भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, इधर भी पॉजिटिव संख्या, इधर निगेटिव संख्या एक्स का। देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इधर धनात्मक एक्स अक्ष, इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष, इधर धनात्मक यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी धनात्मक वाई अक्ष, इधर निगेटिव वाई एक्सिस यानी ऋणात्मक वाई अक्ष। देखिए यानी ए एक्स का पॉइंट है। अब बताइए अगर कोई ए लाइन हमने ड्रॉ किया तो क्या देख रहे हैं, ये क्या है x बराबर 2 है, यानी x बराबर 2 है, यानी जीरो से इधर हम जाएंगे तो 2 है, यानी यहां से यहां तक का दूरी 2 है, यानी x 2 है, यानी क्या है ये x बराबर 2 है। यहाँ जाइए 2 है, चाहे आप यहाँ से यहाँ जाइए 2 है, यहाँ से यहाँ जाइए 2 है, या यहाँ से यहाँ जाइए 2 है, यहाँ से यहाँ जाइए 2 है, या नीचे जाइए 2 है, यहाँ से यहाँ जाइए 2 है, यहाँ से भी जाइएगा 2 है, यहाँ से भी जाइए 2, यानी इस y एक्सिस से हम उधर दो दूरी पे जाएंगे, 2 यूनिट की दूरी पे जाएंगे तो हमारा x बराबर 2 है, इसलिए ये लाइन का ग्राफ जो होगा x बराबर 2 का। क्या बोल रहे हैं हम कि x बराबर क्या है, 1 है और 2 है, यानी x बराबर 2 है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए तो यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यानी पूरे इस लाइन से दो दूरी, यानी दो दूरी 2 यूनिट की दूरी पे है, 2 दूरी के यूनिट पे, और ये क्या है x बराबर 2 का पॉइंट है। पूरा लाइन जो है ये लाइन ड्रॉ किए हैं, आपका x बराबर 2 है, यानी ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया कि x बराबर 2, यानी अगर यहाँ से करेंगे तो x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 6, x बराबर 7, इधर करेंगे तो x बराबर -1, x बराबर -2, -3, -3, यानी x का ग्राफ जो है x एक्सिस पे है तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या देखें x बराबर 2 का ग्राफ जो है वो किसके पैरेलल है, यानी किसके समानांतर है, ये समानांतर इसके लाइन का है, ए ऐसे लाइन है, ए ऐसे लाइन है, समानांतर हुआ। जैसे देखिए ए पेन है और ए पेन है, ऐसे करेंगे तो कट कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्या समानांतर, एक दोनों के पैरेलल है, यानी समानांतर है, समानांतर है, वही है ये दोनों के क्या समानांतर है। ये हमारा x बराबर 2 था और ई क्या है
y है, यानी ये y का, इस पे सिर्फ y का वैल्यू है, x तो 0 है, y भी 0 है, यानी ये y का वैल्यू है, ठीक है। तो इसके समानांतर हुआ है, यानी x बराबर 2 का जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो किसके समानांतर है, y के समानांतर है, यानी y अक्ष के समानांतर है। तो हमेशा आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 2 3 4 5 या x बराबर माइनस में कुछ भी किसके समानांतर है, तो y अक्ष के समानांतर है, ठीक। देखिए x बराबर ये पूरा x है, यानी ये जितना भी पॉइंट लिखा 1 2 3 4 5 6 x है, माइनस माइनस 1 माइनस x है, यानी इस पे क्या है y क्या है, इस पे y 0 है, इस लाइन पे y कहीं भी क्या होगा 0, देखिए y 0 है, यानी इस y ऊपर 1 है, नीचे 1 है, लेकिन इस पे 0 है, यानी यहाँ भी 0 होगा y, यहाँ भी 0 होगा y, 0 होगा, जैसे ही 3x है, लेकिन यहाँ पे y क्या है, 0 है, यानी इस लाइन पे पूरा क्या है, y 0 है, तो इसका इक्वेशन x अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, x अक्ष का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरे लाइन पे x एक्सिस पे आपका क्या है, x का वैल्यू है, यानी y यहाँ पे 0 है, यानी इसका इक्वेशन हम क्या बोलेंगे कि हाँ, इसका इक्वेशन हम मान लेंगे y बराबर 0 है, क्योंकि सभी लाइन सभी जगह y 0 है, इसका इक्वेशन यानी समीकरण क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 0। उसी तरह इस पे देखिए, तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है, 0 है 1 है 2 है, ये सब वाई का वैल्यू है, इधर भी वाई का वैल्यू निगेटिव में है, इस पे एक्स क्या है, एक्स 0 है, सब जगह 0 है, यानी इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 0, यानी वाई एक्सिस है, यानी वाई अक्ष है, उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स बराबर, यानी क्या दिए, एक्स अक्ष का इक्वेशन वाई बराबर 0 और वाई अक्ष का इक्वेशन एक्स बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा। उसके बाद देखिए, उसके बाद x बराबर 2 है, यानी y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो 2 है, यानी 2 है, यहाँ 3 है 4 है, तो मान लेंगे कि x बराबर a कोई वैल्यू है, तो क्या होगा, वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। उसी तरह देखिए, अगर a मानिए, ये क्या है, y बराबर 3 है, ठीक है, y बराबर 3 है, क्योंकि y यहाँ पे क्या है 3 है, और ये ऐसे हमेशा y 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 3 है, y यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, x बदलेगा, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 1 है, एक तो x 1 है, यहाँ से x दूरी जाएंगे तो 1 होगा, लेकिन y दूरी क्या है 3, यानी इस जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, x का 1 है लेकिन y का 3 है, अगर मान लें यहाँ पे x का हम 3 चले, लेकिन हम यहाँ अगर देखना होगा तो क्या x का 3 चले और y का क्या चले, 3 चले, यानी 3, यहाँ भी देखेंगे 3, यहाँ भी देखेंगे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यानी y हमेशा यहाँ पे 3 रह रहा है, इसलिए y बराबर 3 हो गया। अगर हम y बराबर b का इक्वेशन मानेंगे तो पैरेलल होगा आपका x, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ये थोड़ा बेसिक है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामितीय एक चैप्टर है, वहाँ भी बहुत बढ़िया से पढ़ना है, वहाँ पे पढ़ाएंगे तो और डिटेल पढ़ाएंगे, वहाँ क्लियर कट सारा हो जाएगा, तभी हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता दी है जो इस चैप्टर में आपका यूज होगा। जैसे देखिए, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, माइनस एक्स और माइनस वाई, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई बराबर 0, वाई एक्सिस का क्या होता है, एक्स बराबर 0, यानी आप देखिए, एक एक्स एक्सिस एक्स बराबर 0 अगर बताना होगा तो क्या ड्रॉ करेंगे, ए, एक्स बराबर 0 ए, वाई बराबर 0 ए, उसके बाद देखिए वाई बराबर ए, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए क्या हो जाए, एक्स 1 2 3 4 5 ए है, तो ए क्या हुआ, ए कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा आपका एक्स बराबर ए, ये कुछ भी हो सकता है, अगर एक होगा तो यहाँ पे होगा, दो होगा तो यहाँ पे होगा, तीन होगा तो यहाँ पे होगा, चार होगा तो यहाँ पे होगा, तो ये एक्स बराबर ए है। अब हम आपको y बराबर बी निकालना है, तो y बराबर बी क्या होगा, a वाला, y यहाँ पे y बराबर बी, ठीक। तो x बराबर a इस टाइप से और y बराबर बी, अभी एक है y बराबर x, y बराबर x क्या है, तो y बराबर x ऐसे होता है, y बराबर x, तो हमेशा ये याद रखें कुछ ग्राफ जो आपको यूज आएगा ग्राफीय विधि से दो चरों वाले समीकरण को सॉल्व करने के लिए, हमेशा याद रखिए, सुन रहेगा तो कैसे करना है, वाई एक्स बराबर ए, यानी एक्स बराबर ए, एक्स वाले एक्सिस पे किसी एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, वाई है तो वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगा, वाई इक्वल टू बी, वाई बराबर एक्स है तो जीरो से पास करेगा, यानी सेंटर से, यानी कोऑर्डिनेट
आपका 0 से पास करेगा, 0 0 से। ये आपको याद रखिए। नोट में देखिए, अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर संख्या में अविरोधी समीकरण होना चाहिए। देखिए जैसे अगर ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स बराबर बी ए 0 था, रैखिक समीकरण है। मान लिया अगर 5x प्लस 3 था, इस ये देखिए अननोन क्या है, x, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अननोन 1 था, यानी अज्ञात राशि के क्या है यहाँ पे, ज्ञात राशि अज्ञात राशि यहाँ पे क्या है, x, यानी एक अज्ञात राशि है, यानी एक अननोन है, अननोन यानी अज्ञात है। तो एक अननोन है तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 5x, फिर को उधर ले गए -3, x बराबर क्या हो जाएगा -3/5। जब देखिए अज्ञात राशि एक था, यानी सिंगल चर, मतलब एक चर था, एक चर था और एक इक्वेशन था, यानी एक समीकरण था, एक चर और एक समीकरण, एक चर और एक समीकरण, तो हमारा सॉल्यूशन निकल रहा था। यानी अज्ञात राशि जितना हो उतना ही समीकरण होना चाहिए। एक है तो एक, यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, यहाँ दो चर है, दो चर है, तो क्या हम मानिए 5x 2x 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 है, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? अगर x का वैल्यू अगर कुछ करेंगे, चलिए ऐसे करते हैं, 5x इसको उधर ले जाएंगे, -1 प्लस 2y, टोटल का x बराबर क्या करेंगे, -1 -2y बटा 5। यहाँ भी x बराबर नहीं देंगे, यहाँ बराबर 3/5, यानी नॉन वैल्यू है, 3 है और 5 है, ये ज्ञात राशि है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y अज्ञात राशि है, यानी x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, y का वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। एक इक्वेशन, एक समीकरण अगर दो चर का है तो हमें एक समीकरण से हम हल नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको दो समीकरण होना जरूरी है। तो यानी क्या देखें कि अगर एक चर है तो एक समीकरण, यानी यहाँ पे दो चर है तो हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ेगा। यानी एक चर है तो एक समीकरण, दो चर है तो दो समीकरण, तीन चर होगा तो तीन समीकरण, चार चर होगा तो चार समीकरण की जरूरत। यानी जितना चर, जितना अज्ञात राशि, उतना ही समीकरण की आवश्यकता हो। इसलिए नोट लिखा हुआ है कि अज्ञात राशि यानी एक्स वाई, अगर जेड है तो 3 की संख्या के बराबर संख्याओं में अविरोधी समीकरण, अविरोधी बताएंगे क्या है, समीकरण होना चाहिए। यानी जितना चर होगा, जितना ज्ञात राशि होगा, उतना ही समीकरण होगा, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हमें दिया हुआ रहेगा 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर 3x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0, दो चर है और दो समीकरण, यानी दो अज्ञात राशि है, दो अज्ञात राशि है, कौन कौन, x और y, और यहाँ दो समीकरण है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आज मेरा वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, यानी आप क्या देख रहे हैं कि दो चर है और दो चर है और दो समीकरण दिया हुआ है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण मेरा आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं समी में, तो 2 दूना 4x आएगा, 3 दूना 6y आएगा, प्लस 8 आएगा नीचे। अब इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखिए जोड़ेंगे तो a कैंसिल होगा, उसके बाद 4 3 7x बराबर 8 2 10,
यानी x बराबर क्या निकला 10/7, यानी x बराबर मेरा निकल गया 10/7। अब 10/7 निकल गया था, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो मेरा y निकल जाएगा। मान लीजिए पहला में डाल दिए तो 2 गुना 10/7 -3y +4 = 0। अब ये क्या हो जाएगा 20/7, और ये 4 है तो इधर 4 ले आइए, और माइनस है तो उधर ले जाइए, माइनस प्लस हो जाएगा 3y। अब इसको एलसीएम लेके कीजिए तो हो जाएगा 20 + 7 चुको 28 और बटा 7 बराबर 3y, यानी 20 और 28 क्या हो जाएगा 48/7 बराबर 3y। अब इसको करेंगे तो 3 क्या है इधर, इधर है तो इधर आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा y बराबर 48/7 और इंटू 3 यानी 48/21, यानी मेरा y बराबर क्या निकला 48/21। यानी देख रहे हैं दो चर था, दो इक्वेशन था, तो दोनों सॉल्व करके हम का हल निकाल लेते। तो याद रखिएगा जितना अज्ञात राशि यानी जितना चर उतना ही समीकरण। ठीक है, ग्राफीय विधि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, अद्वितीय हल देती है, संपाती रेखा। देखिए ये तीनों रेखा देख लीजिए क्या होता है। जैसे अभी हम आपको क्या बोल रहे थे, ये ग्राफ है, किसी इक्वेशन मानिए ए एक इक्वेशन है, यानी एक समीकरण का ग्राफ है। दूसरा समीकरण का ग्राफ मान लीजिए कि ऐसे है, एक दूसरा समीकरण का ग्राफ है। ये मान लीजिए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस A1x B1y C1 का ग्राफ है, और ये है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये देखिए कट कट कर रहा है, तो ये दोनों दो रेखा क्या कर रहा है एक दूसरे को कट कर रहा है, यानी दो रेखा जो आपका है ये ऐसे आ रहा है, यानी कट कर रहा है, दोनों ऐसे कट करेगा ऐसे कट करेगा, दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है। यही बोल रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रति ऐसी अगर कहीं भी रेखा मिलेगा, दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी इंटरसेक्ट करेगी तो हमेशा क्या होगा अद्वितीय हल होगा। यानी देख रहे हैं एक दोनों यानी एक हल होगा, यही हल होगा। ठीक, मानिए ए लाइन से अगर ऐसे कट करता तो देखिए एक हल हो रहा है, और मानिए कि यहाँ से कट करता, ए लाइन और ए लाइन कहाँ कट कर रहा है, एक हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगा, और दो लाइन जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही उसका सोल्यूशन यानी हल होगा। दो लाइन दो रेखा एक दूसरे को एक पॉइंट पे कर रहा है, अगर ये मान लिया ऐसे जाता एक पे कट रहा है, इसका भी अद्वितीय। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हमेशा अद्वितीय हल देता है। कहीं भी दो रेखा अगर एक दूसरे को कट करेगा वो अद्वितीय हल यानी यूनिक सोल्यूशन, यानी ओनली वन सोल्यूशन, यानी एक का एक और एक ही का हल होगा। ठीक, ये देखिए अब दूसरा देखिए समपाती यानी कोइंसिडेंट रेखाएं। मानिए एक ग्राफ है, एक रेखा ऐसे है और दूसरा रेखा भी इसी पे है, मतलब सेम। तो ढंग से देख लीजिए कि कई क्वेश्चन इसमें बनता है। ये मान लीजिए कि एक रेखा है और इसी पे सेम दूसरा रेखा है। ठीक, दूसरा रेखा है तो क्या है दो रेखा हो गया, इसको एक दूसरे पे कोइंसिडेंट कर रहा है, यानी एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, यानी ऐसे ये रेखा ये और ये रेखा ऐसे है एक दूसरे पे है। ये क्या कर रहा है समपाती रेखा है, समपाती रेखा बोल देंगे, कोइंसिडेंट रेखा बोलेंगे। ये होगा आपका कि समपाती रेखा है। क्या है समपाती रेखा है। इसके पहले वाला क्या था ऐसे वाला प्रतिच्छेदी रेखा था, प्रतिच्छेदी रेखा था। तो प्रतिच्छेदी रेखा के केस में क्या था एक सोल्यूशन। इस रेखा में देखिए हम आपको क्या बोले थे कि कोई दो रेखा जितना बार कट करेगा उतना सोल्यूशन, यानी ये दो रेखा एक जगह कट करता था एक सोल्यूशन। ये देखो ये दोनों है, यानी नहीं मानना है कि दोनों एक दूसरे को कई जगह कट कर रहा है, यानी एक दूसरे पे ही है। मानिए यहाँ भी कट कर रहा होगा यहाँ भी कट कर रहा होगा यहाँ भी एक दूसरे पे ही है, यानी अनगिनत सोल्यूशन, अनेक हल मिलेगा आपका, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन होगा, यानी मेनी सोल्यूशन होगा, अनेक गिनत या अनगिनत हल होंगे। तीसरा देखिए
तीसरा बोल रहा है, एक तो ये कैटेगरी का हो गया, तीसरा देखिए कि अगर ये ऐसा है और एक रेखा ऐसे है और दूसरा रेखा ऐसे है, एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहा है, यानी दो रेखा एक दूसरे को पैरेलल है, यानी ये पैरेलल है, यानी ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है हमेशा, ऐसे जा रहा है हमेशा, यानी कहीं ऐसे वैसे नहीं हो रहा है, यानी दोनों पैरेलल है, ऐसे मूव करेगा ऐसे मूव करेगा, दोनों पैरेलल है, यानी देखिए दोनों पैरेलल है तो कहीं कट करेगा नहीं कटेगा, ऐसे लिखा है तो आएगा कट करेगा, ऐसे जाएगा कट करेगा, लेकिन ये कट नहीं कर रहा है, यानी दोनों कट नहीं कर रहा है, यानी कोई कट काट नहीं रहा है, तो ऐसी रेखाएं जो होंगे आपका समानांतर रेखाएं करें, पैरेलल लाइन होगा, यानी ये समांतर या समानांतर रेखा हुआ, यानी पैरेलल बोलते हैं, यानी समानांतर रेखा हुआ, समानांतर रेखा हुआ, यानी इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं कट ही नहीं कर रहा है, जब कहीं कट ही नहीं कर रहा है तो कोई हल नहीं होगा, जब एक जगह कट कर रहा था तो एक हल, जब एक दूसरे पे था तो अनेक हल, क्योंकि कई जगह कट कर गया, और कहीं नहीं कट किया तो कोई नहीं, तो आप याद रखेंगे जब प्रतिच्छेदी रेखा, अगर हमें ग्राफ, अगर दो रेखाओं का, दो समीकरण का ग्राफ अगर हम खींच रहे हैं, अगर प्रतिच्छेदी रेखा मिल रहा है तो अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होगा, संपाती मिलेगा तो अनेक हल होगा, और समांतर रेखाएं होगा तो कोई हल नहीं होगा। देखिए अब एक एक करके उस सारे कंडीशन को बताया गया है, जो आप देख लीजिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक विशेष बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो बिंदु रैखिक समीकरण युग्म का एकमात्र हल, यानी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। अभी हम बताए थे ये इक्वेशन है, तो आपका एक इक्वेशन ऐसे है, एक इक्वेशन ऐसे आएगा, यानी एक कट कर रहा है एक पॉइंट पे तो अद्वितीय हल होगा, यानी दो प्रतिच्छेदी रेखा, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो वन सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, यदि दो रेखा एक दूसरे को विशेष बिंदु प्रतिच्छेद, वह बिंदु रैखिक समीकरण की का एक हल होगा, और इसका ग्राफ हमेशा ऐसे होगा, एक दूसरे को कट करेगा, वन सोल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब हम आपको समझाएंगे आगे क्या होता है। दूसरा देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, यानी कोइंसिडेंट हो, यानी एक दूसरे पे मिलती है तो युग्म का अनंत हल होगा, अभी बोले अनेक हल होगा, यानी एक दूसरे पे ऐसे है तो ऐसे है तो हमेशा कहीं कटते रहेगा, यानी ऐसे रेखा है और फिर ऐसे रेखा, ये हमेशा कहीं कट कर रहा है, सब पॉइंट पे आगे चलता रहेगा, दोनों कट करते रहेगा एक दूसरे से, यानी अनेक समीकरण, तो क्योंकि रेखा के सभी बिंदु रैखिक समीकरणों का हल होंगे, इसे समीकरणों का आश्रित या सुसंगत युग्म कहा जाता है। ये हम आश्रित और सुसंगत ये बताएंगे क्या। तो देखिए ये दो लाइन है, इस एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे है और इसी पे ऐसे है, दो लाइन है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेन कंसिस्टेंट। तीसरा देखिए, यदि दो रेखाएं समानांतर हो तो युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसे समीकरण युग्म का असंगत युग्म कहा जाता है। यानी देखिए एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, कहीं एक दूसरे को नहीं कट करेगा, यानी नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। देखिए क्या होगा, जहां भी हमें हल मिलेगा, दो इक्वेशन मानिए दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, या इससे अच्छा है कि आप सुन 5x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी दो समीकरण दिया हुआ है, दो चर में रैखिक समीकरण, ये दोनों का हल निकाल, अगर हल हो जाए, अगर हल मिलेगा तो उसको बोलेंगे संगत है या सुसंगत है, यानी कंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। क्या देखें, जब हल हमें मिल रहा है तो किसी भी दो इक्वेशन यानी समीकरण दिया हुआ है, अगर उसका हल संभव है तो उसको संगत सुसंगत कंसिस्टेंट, और जहां पे हल नहीं संभव है,
हल संभव नहीं है उसको बोलेंगे असंगत। असंगत, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो क्या देखें, कहीं भी दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म है, अगर उसका समीकरण युग्म का अगर हल मिल रहा है यानी सॉल्यूशन हो संभव है, बोलेंगे कंसिस्टेंट यानी संगत या इसका हल संभव नहीं है उस समीकरण युग्म को हम बोलेंगे असंगत, कंसिस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए नोट देख लीजिए, सुसंगत प्रणाली यानी वही कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। सुसंगत प्रणाली रैखिक समीकरणों का ऐसा वो युग्म जिसका कम से कम एक हल हो। सुसंगत प्रणाली बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसका कम से कम एक हल हो, हल संभव हो। इसका भी युग्म का जो भी समीकरण युग्म का हल संभव है उसको सुसंगत प्रणाली यानी कंसिस्टेंट हल बोलेंगे। असंगत रैखिक समीकरणों का ऐसा युग्म जिसका कोई हल नहीं हो। युग्म दिया हुआ है रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो असंगत बोलेंगे यानी इनकंसिस्टेंट। एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा होता है। देखिए एक घातीय यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी, ये दो चर, पहले तो एक चर में देखिए, मानिए ये 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक चर में रैखिक समीकरण है। अभी मान लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक घातीय यानी एक घात है, यहाँ भी एक घातीय है, यहाँ एक चर है, एक चर में रैखिक समीकरण है, यहाँ दो चर में रैखिक समीकरण। तो बोले एक घातीय समीकरण, ये भी एक घात का समीकरण, ये भी एक घात का लेखा कीजिए हमेशा एक सरल लाइन है। इसको ड्रॉ कीजिएगा आप तो x0 इसको ड्रॉ कीजिएगा तो माइनस, इसको देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 3x बराबर -3, x बराबर -3 बटा 3 यानी -1, यानी x बराबर -1 है। x बराबर -1 क्या होता है, x इधर पॉजिटिव में होता है, x बराबर -1 इधर होगा, यानी x बराबर -1 ऐसे, यानी ये इसका ग्राफ है 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक सरल रेखा। इसका भी करेंगे तो कोई सरल रेखा होगा। वही बोल रहा है कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा होता है। एक घातीय समीकरण यानी दो चर का आलेख खींचने के लिए दो ही बिंदु के अंकन पर्याप्त है, पर्याप्त है। यानी इसको देखिए क्या है इस समय, देखिए मानिए आपको दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 6 इजिकल टू 8 इजिकल टू 0। दो चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि एक चर है, एक चर दो चर है, और रैखिक पावर यानी एक है, यानी रैखिक समीकरण में आपका रैखिक समीकरण, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे बेसिक फंड कि आप इसमें एक चर का वैल्यू डालिए, दूसरा चर का वैल्यू देखिए डालिए। तो मानिए कि हम आपका एक बॉक्स बना लिए, यहाँ डालिए x, यहाँ y निकालिए, x का वैल्यू एक बार 0 डालिए, इसमें x का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा, a 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 प्लस 4y माइनस 8 इजकल टू 0, ये तो 0 निकलेगा, ये 4y हुआ माइनस 8 इजकल टू 0 हुआ, ये 4y और माइनस 8 है, उधर जाएगा तो प्लस 8, 8 तो y इजकल टू क्या हुआ 8 बट्टा 4 यानी 2। जब x बराबर 0 डाल रहे हैं तो y क्या निकल रहा है मेरा, y निकल रहा है हमारा 2 निकल रहा है। अब y को एक बार 0 डाल दीजिए, y 0 डाल दीजिएगा तो क्या होगा देखिए y 0 यानी 2x
प्लस 4 गुना 0 माइनस 8 इजकल टू 0। 2x ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 8 इजकल यानी 2x माइनस उधर जाएगा तो 8, यानी x बराबर 8/2 यानी 4। एक्स एक्स जब y 0 है तो x क्या निकल रहा है, 4। फिर एक और पॉइंट डालिए, x1 मान लीजिए, x1 डालिएगा तो क्या होगा, 2 गुना 1 प्लस 4y माइनस 8 इजकल टू। तो देखिए ये 2 है, ये 4y माइनस 8 इजकल टू 0। अब देखिए 4y को इधर आने दीजिए, प्लस 2 माइनस 8 इजकल टू 0 कर दीजिए। 4y 2 में से ऐड किया था माइनस 6 इजकल टू 0, तो 4y माइनस 6 है उधर चल जाएगा प्लस 6, y इजकल टू 6/4, नहीं ये कटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4 यानी 3/2, 3/2 आ रहा है यानी 1.5, 3/2 यानी 1.5 हुआ। उसके बाद एक और मानिए, आप y बराबर 1 डाल रहे हैं, y बराबर 1 डाल रहे हैं यानी 2x प्लस 4 गुना 1 माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x 4 और माइनस 8 यानी माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 उधर जाएगा तो 4 यानी x बराबर 4/2 यानी 2 दूना 2 कटेगा यानी 2 आएगा। अगर हम वहाँ 1 डाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए अगर ये दो चर में एक रैखिक समीकरण था, हमने x का वैल्यू डाला, y प्राप्त किया, एक बार 0 दूसरा बार 0। अब इसको हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, इधर क्या होता है x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर माइनस x एक्सिस, इधर माइनस y एक्सिस। जब x बराबर 0, x बराबर 0 क्या होता है, ये 0 है, x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है, देखिए इधर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4, इधर 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक, ऐसे आपका ग्राफ पेपर में ग्राफ का ऐसा दिया हो रहता है, वो आपको दिख जाएगा। तो देखिए जब x 0 है यानी x 0 है तो y 2 है, y के यहाँ 2 है यहाँ पे, जब x 0 तो y 2 है यानी एक पॉइंट मेरा ये निकला, एक पॉइंट मेरा क्या निकल रहा है, ये यानी ये एक पॉइंट है। जब y 0 है, y 0 कहाँ होता है, यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे x और y दोनों 0 होता है, तो y 0, x क्या है 4, x 4 क्या है यहाँ पे, यानी एक पॉइंट मेरा ये निकला। दूसरा देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, x जब 1 है, x का है यहाँ पे 1 है, तो मेरा y कितना हो रहा है 1.5, यानी जब x 1 है तो y 1.5 यानी 1 है यहाँ पे, 2 है यानी बीच में होगा 1.5, यानी यहाँ पे होगा ये पॉइंट। जब हमारा x 2 है, x 2 है तो y क्या है 1, x 2 तो y यहाँ पे, देख रहे हैं 4 पॉइंट आपका निकला है जिससे आपको इक्वेशन मिला। अब देखिए इस सभी पॉइंट को हमको मिला देना है, हमको सभी पॉइंट को मिला देना है, तो आपको ऐसे ये यहाँ पे होगा, ये आप मिला दीजिएगा तो ऐसे ये चारों पॉइंट से जाता हुआ ये लाइन ड्रॉ होगा। ये जो इक्वेशन लाइन ड्रॉ हुआ है यानी ये ग्राफ जो बना, इसका ग्राफ है इस लाइन का, लाइन क्या है 2x प्लस 4y माइनस 8 इजकल। तो आपने क्या देखा कि हम 4 पॉइंट लिए तब बना मेरा ये ग्राफ ऐसा। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप 2 पॉइंट भी, ये सिर्फ ए वाला भी लेते तब भी मेरा ग्राफ बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर 5 6 भी लिखिए तब भी, अब देखिए कैसे, ये तो 4 पॉइंट आपने लिया तब बना, 1 2 3 4, इधर x एक्सिस है, 1 2 3 4 -4 माइनस 1 2 1 2 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है, इधर y एक्सिस। अब देखिए x 0 यहाँ पे तो y क्या है 2, यानी यहाँ पे एक पॉइंट निकला, y 0 x क्या है 4, y 0 तो x क्या है 4। अगर हम इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, क्या लाइन हमको नहीं मिल गया, ये भी लाइन क्या है तो 2x प्लस
4y माइनस z इक्वल टू 0। यानी आपने क्या देखा कि किसी भी एक समीकरण को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है? 2 पॉइंट। अगर मानिए कि हम एक पॉइंट सिर्फ ए वाला मिलाते हैं, इसको किसको मिलाते हैं? इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, लेकिन 2 पॉइंट अगर मिनिमम है तो हम मिला लेंगे। 2 पॉइंट ज़्यादा कितना भी पॉइंट लीजिए, आपको वहीं होगा। वही इस पॉइंट में बताया जा रहा था आपको कि घातीय समीकरण यानी 2 चर का आलेख खींचने को ही अंक पर्याप्त है। 3 4 5 की जरूरत नहीं है, आपको मिनिमम 2 लीजिए और आप आगे बढ़िए।